न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, है ना। एज आई टोल्ड यू कि फंक्शन जो है वो कैलकुलस का बेस बनाता है पूरी तरह से, है ना, क्योंकि फंक्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हर चैप्टर में काम आने वाले हैं। देयर आर 7 चैप्टर्स इन कैलकुलस जो हम लोग स्टडी करते हैं। वन इज फंक्शन, सेकेंड इज लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, थर्ड वन इज डेरिवेबिलिटी या डिफरेंशिएशन बोल सकते हो, देन फोर्थ वन इज एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिफ्थ इज indefinite integral, sixth is definite integral and area under the curve, and seventh one is differential equation। ठीक है, तो जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगेन सीक्वेंस में चलेगा सब कुछ, अगर प्रॉपर सीक्वेंस होगा तब भी समझ में आएगा, क्योंकि वो सारी चीजें उसमें लिंक्ड होती हैं, काम आती हैं। फंक्शन अगर आपको नहीं आता है या फंक्शन के कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं है तो आगे की इस वाले चैप्टर में भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, कर ही नहीं पाओगे प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट, है ना। तो फंक्शंस का आना बहुत जरूरी है। सिमिलरली लिमिट्स इज, मतलब फंक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लिमिट्स है, क्योंकि लिमिट का कॉन्सेप्ट अगर हमने ठीक से नहीं समझा तो फिर कैलकुलस कभी समझ में नहीं आ सकता है। एंड एज आई जनरली सी द स्टूडेंट्स या इवन टीचर्स, वो लिमिट्स का उनको कॉन्सेप्ट नहीं आता है, बस रट रटा के लिमिट्स को किसी तरह से बस मैनिपुलेट करके आंसर मिला देते हैं सब। तो फिर वो जब भी कोई सटल चीज आएगी या थोड़ा भी अच्छी प्रॉब्लम होगी तो वहां पे वो सब लोग अटक जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं उसको। ओके, तो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कंटिन्यूटी इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट लिमिट इज टू बी अंडरस्टूड वेरी केयरफुली। ये थ्योरेटिकल कैलकुलस का पार्ट हो गया, थ्योरेटिकल कैलकुलस आना बहुत जरूरी है। जो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे डिफरेंशिएशन करना है, अभी वो सब जानते हैं, उसमें कुछ खास बात नहीं है, बट उसका एप्लीकेशन अलग अलग सिचुएशन में कैसे करेंगे ये बहुत कम लोग जानते हैं। ओके, तो इसलिए लिमिट्स का कॉन्सेप्ट आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लिमिट को समझने के लिए, लिमिट को समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस हैं, फ्यू डेफिनेशंस। some definitions. First one is neighborhood of a point x is equal to a। डेफिनेशंस को अच्छी तरह से समझना है सो दैट यू अंडरस्टैंड द लिमिट केयरफुली और प्रॉपरली। जैसे मैंने नंबर लाइन लिया, यहां पे कोई पॉइंट ए है, तो इसके नेबरहुड का मतलब है एन इंटरवल, इस वाले पॉइंट को, इस वाले हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे a माइनस एप्सिलॉन एंड दिस इज a प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब देखो जब हम बोलते हैं बिलोंग्स, बिलोंग्स वाला सिंबल भी ऐसा होता है लेकिन वो थोड़ा बड़ा होता है। एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल सिंबल, बहुत ही छोटा लिखा हुआ होता है अगर बुक्स में ध्यान से देखोगे तो एप्सिलॉन स्पेलिंग होता है एप्सिलॉन, दिस इज द स्पेलिंग एप्सिलॉन। ठीक है, एक और मिसकंसेप्शन होता है एप्सिलॉन के बारे में। पीपल से दैट एप्सिलॉन इज अ स्मॉल नंबर, विच इज रॉन्ग, विच इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। स्पेशली फिजिक्स में मैंने देखा है बच्चे यूज करते हैं, मुझे नहीं पता टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, बिकॉज मैं तो पढ़ा नहीं हूं कभी टीचर्स से। फिजिक्स के टीचर्स की मैं बात कर रहा हूं, है ना, मैथ्स नहीं पढ़ा उनसे, राइट। तो तुम लोग जब भी वहां फिजिक्स में कभी यूज करते हो तो बच्चे बोलते हैं सर एप्सिलॉन इज अ स्मॉल क्वांटिटी। नो, विच इज नॉट करेक्ट। एप्सिलॉन could be as big as possible but could be as small as possible। ये फ्रीडम हमारे ऊपर है, ये फ्रीडम हमें चूज, हमारे हमारे ऊपर है कि हम क्या चूज करें। हम चाहें तो एप्सिलॉन को जितना स्मॉल चाहे उतना ले सकते हैं, जितना बड़ा चाहे उतना ले सकते हैं। ये रिलेटिव सिचुएशन है कि किस चीज के रिस्पेक्ट में बड़ा होगा या किस चीज के रिस्पेक्ट में छोटा होगा। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, सो देयरफॉर एप्सिलॉन का फ्रीडम है हमारे पास, इसीलिए लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। मैथमेटिक्स इटसेल्फ इज एब्स्ट्रैक्ट। ये जो तुम लोग प्रॉब्लम्स करते हो, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जैसे एग्जाम में आ गई और वो सब हो गया, वो थोड़ा सा तुमको लगता है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स है, वो दैट इज नॉट रियल मैथमेटिक्स, दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, बहुत छोटा सा।
अदरवाइज मैथमेटिक्स इज ए एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट, और वहां पे लिमिट भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एप्सिलॉन जो है इसका कोई डेफिनेट डेफिनेशन नहीं है, नाइदर स्मॉल नॉर बिगर। एप्सिलॉन का बिल्कुल फ्रीडम है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम एप्सिलॉन को जितना छोटा चाहे उतना कर सकते हैं, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। जनरली ये छोटे के लिए काम आता है, इसलिए ये मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट हो जाता है कि एप्सिलॉन इज ए स्मॉल नंबर, दो इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, देखो कि यहाँ पर एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होगा। एप्सिलॉन इज जस्ट ए नंबर विच इज पॉजिटिव, तो a प्लस एप्सिलॉन दिस साइड हो जाएगा, a माइनस एप्सिलॉन दिस साइड हो जाएगा। ठीक है, इस इंटरवल को हम बोलते हैं नेबरहुड ऑफ पॉइंट x इज इक्वल टू a। सो व्हेन यू से x बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ a, इसका मीनिंग हो जाएगा, ये बिलोंग्स वाला सिंबल है, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए मुझे, तो इसका मीनिंग होगा x बिलोंग्स टू a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन। करेक्ट। देखो नेबरहुड का कॉन्सेप्ट ऐसे समझो, अब नेबरहुड का कॉन्सेप्ट ही अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे अपन एक घर में रहते हैं तो हमें नेबरहुड लगेगा कि 4 घर इधर 4 घर इधर, वो नेबरहुड हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम जयपुर की बात करें, जयपुर में भी तो हम रहते हैं, तो जयपुर का नेबरहुड क्या हो जाएगा, माइट बी से 20 किलोमीटर इधर 20 किलोमीटर उधर। अब नेबरहुड का डेफिनेशन चेंज हो गया। अगर हम एक स्टेट की बात करें, राजस्थान, तो राजस्थान के नेबरिंग स्टेट कौन से हो गए, हरियाणा हो गया या गुजरात हो गया, अभी कितना किलोमीटर का चेंज आ गया है। अगर हम कंट्री की बात करें इंडिया, तो फिर नेबरिंग कंट्री बहुत सारी हो सकती हैं, तो कितना डेफिनेशन चेंज हो गया। इसलिए मैंने बोला कि एप्सिलॉन के पास पूरा फ्रीडम है। ओके, एप्सिलॉन हम एज स्मॉल एज पॉसिबल ले सकते हैं, एज बिग एज पॉसिबल ले सकते हैं। इट विल डिपेंड अपॉन आवर रिक्वायरमेंट एंड द सिचुएशन वेयर वी आर यूजिंग इट। ये बात आ गई समझ में? ठीक है, सारी चीजें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में चलती हैं, सारी चीजें रिलेटिव होती हैं। जैसे किसी ने बोला, जैसे मैं सुनता हूं स्टूडेंट से, अरे वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। नाउ व्हाट डज दिस मीन? आपने किसी को रेफर किया कि साहब वो अंकित, अरे वो इंटेलिजेंट है, इसका मीनिंग क्या हुआ? कौन बताएगा इसका मीनिंग? वो इंटेलिजेंट है मेरे रिस्पेक्ट में। हाँ, वो अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जो भी ऐसा बोल रहा है वो अपने आप से कंपेयर करके बता रहा है कि अंकित मेरे से इंटेलिजेंट है, यानी वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। अभी बहुत का क्या डेफिनेशन है भाई? क्या उससे इंटेलिजेंट कोई नहीं है? गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, क्या दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट आदमी बता सकते हो? जैसे नंबर्स में अपन बोलते हैं विच वन इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर? आंसर दो यार। ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर, हाँ। तो डिफाइन नहीं है, डिफाइन डज नॉट एग्जिस्ट। अभी हर जगह पे ऐसे नहीं बोलते डिफाइन नहीं है, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मैथमेटिकल चीजों को यूज करना शुरू करो लाइफ में, तो उससे तुम्हारे को क्लैरिटी आने लगेगी कि कैसे हम बेवकूफियां कितनी ज्यादा करते हैं। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, जैसे मैंने बोला कि ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है, वैसे ही कैन आई से द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन द अर्थ डज नॉट एग्जिस्ट? यस सर। कह सकते हो ना भाई? किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताओ, क्योंकि कोई भी जो इंटेलिजेंट होगा उससे और ज्यादा इंटेलिजेंट भी कोई ना कोई होगा, हमें पता नहीं, वो बात अलग है, वो हमारा इग्नोरेंस है, वो अलग चीज है। ओके, बट उससे भी कोई इंटेलिजेंट होगा। सिमिलरली जैसे हम बोलते हैं अरे वो तो बहुत पैसे वाला है, इसका मतलब क्या हुआ? अगेन अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं कि रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, कैसे डिफाइन करोगे? नहीं कर सकते। अभी करके बताओ मुझे। तुम लोग बोलोगे सर बिल गेट्स है, या बोलोगे कि क्या नाम है उसका, एलन मस्क है। जेफ बेजोस। मैं पता था, मुझे यही पता था।
तो ये मीडिया ने तुमको समझा दिया तो तुमने मान लिया। No, अबे so कैसे डिफाइन करोगे कि व्हाट डू आई मीन बाय रिच? so net worth, monetary नेट value of all कैसे the, डिफाइन किया? so monetary value of all the appliances उसकी and मॉनेटरी products वैल्यू that कैसे company डिफाइन has. किया? So with economics and money and related नहीं, अगेन यू डू नॉट नो अबाउट इट। उसके शेयर्स की वैल्यू के ऊपर डिफाइन किया गया है। तो उसके शेयर्स की वैल्यू, अगर आज उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो शेयर्स एकदम खत्म हो जाएंगे। जैसे कि फ्यू इयर्स बैक अनिल अंबानी वाज सपोज टू बी अ रिच पर्सन, फिर क्या हुआ एकदम से? आए क्या मेरी बात समझ में? ठीक है, तो जो शेयर्स होते हैं वो तो बिल्कुल इल्यूजनरी है, वो तो कभी भी खत्म हो सकते हैं। आज एक शेयर का रेट अगर 1000 रुपीज चल रहा है और कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो 1 रुपए पे भी आ सकता है। ओके, तो ये बड़ी बड़ी जो गलतफहमियां तुम लोगों ने पाली हुई हैं, जो तुम लोगों को सिखाई जाती हैं, वो बहुत रॉन्ग है। तो दैट इज व्हाट यू विल अंडरस्टैंड इफ यू गो डीपर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अगेन, द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ वी कैन नॉट डिफाइन या कैन नॉट, डज नॉट एग्जिस्ट। फिर दूसरी बात होती है कि रिच का डेफिनेशन हम किस सेंस में देंगे? रिच इन व्हाट सेंस? मनी वाइज रिच होता है, या फिर वैल्यू वाइज रिच होता है, या फिर आर्टिस्टिक वाइज रिच होता है? सो मेनी डेफिनेशन ऑफ रिच कैन बी गिवन। ठीक है, इसलिए अगर हम इन चीजों को समझना शुरू करेंगे तो फिर पता लगेगा कि ये सारी चीजें बेकार हैं। जो तुम लोग जिस दौड़ के पीछे भाग रहे हो ना, रैट रेस, जैसे तुम्हारी दौड़ क्या है? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो तुम्हारी दौड़ कहां है? आईआईटी तक, बस। फिर आईआईटी में जाओगे, उसके बाद वो दौड़ दूसरी शुरू हो जाएगी, उसके बाद कुछ एमआईटी की दौड़ शुरू हो जाएगी, या फिर उसके बाद आईएएस की दौड़ शुरू हो जाएगी। कुछ ना कुछ टारगेट मिलता रहेगा आगे का आगे, तो फिर कहां कंप्लीट होगा? ठीक है, सो इफ यू थिंक डीपर you will feel that whatever you are doing, if you are doing it properly and if you enjoy doing what you are doing, then you don't have to do much. वही है हमारा टारगेट। तो अगर चीजों को ठीक से पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, राइट? तो मैंने क्या समझाया? एप्सिलॉन का वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एप्सिलॉन इटसेल्फ इज अ फ्री क्वांटिटी, इसको पूरा फ्रीडम है। रिलेटिव पोजीशन के ऊपर रिलेटिवली हम डिफाइन कर पाएंगे, या हमें जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे तुमने बोला कि एप्सिलॉन इज ए स्मॉल नंबर, कई बच्चे बोल देते हैं, तो फिर एप्सिलॉन अपॉन 1000 क्या होगा? अच्छा, वो भी स्मॉल होगा, तो फिर स्मॉल का डेफिनेशन क्या हुआ? फिर एप्सिलॉन अपॉन 1 लाख क्या हो जाएगा? तो फिर तो हम एप्सिलॉन लेना ही बेवकूफी है। एप्सिलॉन अपॉन 10 की पावर इनफाइनिटी लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वो ले लेते हैं। वो तो रिस्पेक्ट में यूज हो रहा है ना किसी के। अरे तो वही तो समझा रहा हूं। तो स्मॉल कहना इस बेवकूफी हुआ कि नहीं हुआ एप्सिलॉन को? यस सर। एप्सिलॉन को स्मॉल बोलना, और तुम लोग बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ये बता दो मुझे सच्चाई पहले तो, क्योंकि कोई भी अपने आप को बेवकूफ सुनना नहीं चाहता है, जबकि हम बहुत बेवकूफियां करते हैं, बस बताते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एप्सिलॉन को तुम लोग छोटा नंबर मानते हो या नहीं मानते हो? पहले तो ये बताओ, जब जब भी यूज किया है। मानते हैं सर। मानते हो ना? तो अभी आज से मानना बंद करो, ठीक है? क्योंकि एप्सिलॉन अपॉन 10 की पावर से कुछ भी लिख दो, वो भी तो छोटा नंबर होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई एप्सिलॉन के पास में फ्रीडम है कि इट कुड बी एज बिग एज पॉसिबल और मे बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो फर्स्ट डेफिनेशन ही हमारा एब्स्ट्रैक्ट हो गया लिमिट में, तो फिर ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्शन आने ही वाला है पूरे में, राइट? सो नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x इज इक्वल टू a मैंने डिफाइन किया। सेकेंड डेफिनेशन देंगे, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू a। तो ऑब्वियसली पता लग रहा है कि अगर मैं बोलता हूं x बिलोंग्स टू डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a,
तो इसका मीनिंग हो जाएगा x बिलोंग्स टू a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन एक्सक्लूडिंग a को हटा देना है उसमें से। अगर हम नेबरहुड में से a को निकाल देते हैं तो उसको बोलेंगे डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a। फिर नेक्स्ट लेंगे x बिलोंग्स टू राइट डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a। जब हम ऐसा लिखते हैं x बिलोंग्स टू राइट डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a, राइट डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a, इसका मतलब हो जाएगा डिलीटेड नेबरहुड तो है ही, लेकिन राइट साइड वाला लेना है हमें। डिलीटेड है तो a को यूज नहीं करना है, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a कॉमा a प्लस एप्सिलॉन, राइट साइड वाला इंटरवल लेना है। फोर्थ डेफिनेशन, x बिलोंग्स टू लेफ्ट बट डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a। इसका मीनिंग हो जाएगा x बिलोंग्स टू a माइनस एप्सिलॉन टू a, लेफ्ट डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a हो गया। ठीक है। नाउ द मीनिंग ऑफ सम सिंबल्स which we will be using for limits। जैसे ये डेफिनेशन यहां तक हो गया खत्म। उसके बाद मैंने लिखा when I say x tends to a plus, ये वाला सिंबल भी यूज करते हैं। और some authors prefer to use this symbol, a plus 0 लिख देते हैं वो। और some people prefer to use this symbol, but all of them will represent the same thing. That means, this means x belongs to right deleted neighborhood of a. That means right side of a not equal to a, neighborhood of a. Similarly, x tends to a minus or x tends to a minus 0 or x tends to a minus, इसका मीनिंग हो जाएगा लेफ्ट बट डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a माइनस एप्सिलॉन टू a। सिंबल्स का मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। एंड नाउ, क्योंकि फंक्शन f ऑफ x डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसको हम y से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एज x टेंड्स टू a प्लस, that means right deleted neighborhood of a, if function fx tends to L1, जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है एंड उस केस में fx L1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब x टेंड्स टू a प्लस का मतलब है a के डिलीटेड नेबरहुड में है राइट साइड में, यानी a के राइट साइड में है बट a की तरफ अप्रोच कर रहा है। उस केस में फंक्शन अगर L1 की तरफ अप्रोच करता है तो वी से देन वी से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। आई एम सॉरी, राइट हैंड लिमिट होगा, ये राइट साइड से है,
राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू L1। इसको हम राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, एज x टेंड्स टू a माइनस if f of x tends to L2, then लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x इज इक्वल टू L2। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग हो जाएगा, क्योंकि जब x राइट साइड से या लेफ्ट साइड से a की तरफ आता है तो फंक्शन हो सकता है कि दो अलग अलग नंबर्स की तरफ अप्रोच करे। As it is clear from the graph which I am drawing here, suppose this is a, x is equal to a। अब फंक्शन का अपन ने ग्राफ बनाया, वो यहां आ गया और ऐसे यहां आ गया। दिस इज से L1 एंड दिस वैल्यू इज से L2। तो x अगर राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन हमारा L1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। L1 को हमने बोला राइट हैंड लिमिट। x अगर a के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो यू कैन सी फंक्शन का ग्राफ L2 की तरफ आ रहा है, तो हमने बोला L2 इज द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। L1 and L2 in general are different, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इस केस में सपोज हमने ग्राफ ऐसा बना दिया एंड से दिस इज A। इस केस में जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है फंक्शन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स L। जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड अगेन फंक्शन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स L। इस केस में दोनों ही साइड से फंक्शन का वैल्यू L की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इन दिस केस L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, दोनों सेम हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू L हो गया यहां पर। ठीक है, इनफैक्ट जब हम बोलते हैं एज x टेंड्स टू a, ओनली आपने ऐसा बोला, प्लस या माइनस नहीं लगाया, इसका मतलब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट साइड और फ्रॉम लेफ्ट साइड, दोनों तरफ से ही। एंड इफ fx approaches towards L, then we say limit x tends to a f of x is equal to L. This is the meaning of limit. ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट, इसका मीनिंग यही होता है। इसका मीनिंग है अगर x a के नेबरहुड में, डिलीटेड नेबरहुड में है, तो fx जो है वो L के नेबरहुड में है। करेक्ट। लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू L का मीनिंग है एज x अप्रोचेस टुवर्ड्स a नॉट इक्वल टू a, फंक्शन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स L एंड कुड बी इक्वल टू L ऑल्सो। माइंड माई लैंग्वेज मैंने यूज किया x belongs to deleted neighborhood of A and fx belongs to neighborhood of L, then L is known as the limit x tends to A fx is equal to L. आगे समझ में? This is the meaning of limit. अब ये वाला लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब L1 और L2 दोनों सेम हो जाएं, क्योंकि अगर दोनों तरफ से मान लीजिए यहां राइट साइड से अलग वैल्यू आ रही है, लेफ्ट साइड से अलग वैल्यू आ रही है फंक्शन की, तो ऑब्वियसली L1 एंड L2 आर सेपरेटली एग्जिस्टिंग, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं सेपरेटली, बट सिंस दे आर नॉट इक्वल वी कैन नॉट से दैट L
डज एग्जिस्ट। तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होना चाहिए, और जब मैंने बोला सेम होना चाहिए इसका मतलब फाइनाइट होना चाहिए, करेक्ट। जब दोनों लिमिट सेम होंगी, फाइनाइट होंगी, तो हम बोलेंगे कि उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, दोनों फाइनाइट हो जाएं, दोनों डिफरेंट हो जाएं, दे आर नॉट सेम। हो सकता है कि दोनों में से एक इनफाइनाइट हो जाए, एक फाइनाइट हो जाए, हो सकता है कि दोनों इनफाइनाइट हो जाए, और हो सकता है कि दोनों फाइनाइट हो जाए बट सेम भी हो जाए। ऑल द पॉसिबिलिटीज आर देयर। जब दोनों फाइनाइट होंगी और दोनों सेम लिमिट्स होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, देन ओनली वी से कि लिमिट ऑफ द फंक्शन डज एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेता हूं, उससे समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने ऐसा लिया, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ले लिया। अब इसमें मुझे सपोज करो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 निकालना है। ओके, अब 3 के नेबरहुड में मुझे सोचना पड़ेगा, 3 के नेबरहुड में इस फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है क्या? तब तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, यस, इसका 3 के नेबरहुड में डेफिनेशन चेंज हो रहा है। 3 से थोड़ा सा ही बड़ा लेते ही ये 3 बन जाता है, लेकिन 3 से थोड़ा सा ही छोटा लेते ही ये एकदम से 2 हो जाएगा। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x ऐसे लिखेंगे, दिस इज राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, कितना होगा? 4. 3। 3 के राइट साइड में है x का वैल्यू, ठीक है, एज क्लोज टू 3 एज पॉसिबल, क्योंकि अप्रोच कर रहे हैं 3 की तरफ, तो 3 हो जाएगा इसका लिमिट। लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अब बोलो कितना होगा? 2. 2। ये 2 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ गया है। Therefore we will say limit of this function at 3 will not exist. 3 पे इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। Therefore we say limit x tends to 3 greatest integer of x does not exist. In fact, if you are a good thinker, you can think किसी भी इंटीजर पे इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हर इंटीजर पे इसका लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग ही आने वाला है। पक्का? बट अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर दूं, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 3.001 fx, नाउ व्हाट डू यू थिंक? That means limit x tends to 3.0001 greatest integer of x. इस नंबर से थोड़ा बड़ा और थोड़ा छोटा, तो सेम ही रहेंगे ना? सेम रहेगा। कितना आएगा? 3. 3। थोड़ा बड़ा लेंगे तो 3 आ गया, वो तो समझ में आता है, लेकिन थोड़ा छोटा, 3 और इसके बीच में भी तो बहुत सारे नंबर्स हैं, तो थोड़ा छोटा लेते भी 3 आ जाएगा। आया समझ में? यस सर. ठीक है, इवन इफ यू मेक
ये जो 3.001 है इसको 3.00000000001 या इतना भी लिखोगे तब भी 3 आएगा। आप समझ में आया कुछ एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ द कॉन्सेप्ट? Yes, तो sir. थिंकिंग बेस्ड इश्यू है यहाँ पर। ऐसे वैल्यू ले लेके नहीं सोचना है लिमिट के ऊपर बिल्कुल भी। पक्का? अब कई बार क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका भी जरा ध्यान से देखो। सपोज मैंने लिया अनदर एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, या फंक्शन ले लेता हूं 1/x, थोड़ा उससे एक्सप्लेन करना ठीक रहेगा। f of x इज इक्वल टू 1/x। ओके, नाउ इसमें ध्यान से देखो, अगर मुझे लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालना है, x टेंड्स टू 0 f of x मुझे निकालना है, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए मेरी? हाउ विल आई थिंक? डू यू फील दैट राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से निकालना चाहिए हमें या नहीं? कोई नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/x कितना आ जाएगा? तो 0 नहीं, अरे गलत। 1/0 0 होते हैं। नहीं सर, वो नॉट डिफाइंड होता है। अरे नॉट डिफाइन क्या कर रहा है यार, तू 12th में आ गया अभिमन्यु। 11 तुम लोगों ने कितना खराब किया है मैं सोच सकता हूं अब यहाँ पर। 1/0 बोलो ना, क्या होगा? इन्फिनिटी। प्लस इंफिनिटी बोलना है क्योंकि 0 से बड़ा है ये नंबर। यू हैव टू मेंशन प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब ये नहीं कि ये नंबर प्लस इंफिनिटी हो गया। दिस मींस जब x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो 1/x प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये राइट हैंड लिमिट प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/x माइनस इन्फिनिटी। माइनस इंफिनिटी। Obviously plus infinity is not equal to minus infinity. In fact, infinity is not equal to infinity. तो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा यहां पर। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लेकिन ये वाला डज नॉट एग्जिस्ट। एंड अगर मैंने फंक्शन ले लिया 1/x², नाउ व्हाट डू यू थिंक? लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालना है मुझे। सर करेगा। What should I write? हाँ, सर करेगा। लिमिट एग्जिस्ट करेगा। कौन बोल रहा है? तन्मय? यस सर। क्या इंफिनिटी एग्जिस्ट करता है क्या? आंसर क्या होगा लिमिट का ये पहले बता। सर प्लस इंफिनिटी। हाँ, लिमिट का आंसर प्लस इंफिनिटी, ये सही है, लेकिन इंफिनिटी एग्जिस्ट करता है क्या? नो सर। रियल लाइफ में इंफिनिटी एग्जिस्ट करता है क्या? नो सर, नहीं करेगा। अभी हाँ, तो फिर अगेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रही थी इसलिए बोल रहा था। अब वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुझे बोलना इतना जल्दी जरूरी है फास्ट है? वही तो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सटल चीजों को पकड़ना तो सीख। देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में भी डज नॉट एग्जिस्ट है, इस केस में भी डज नॉट एग्जिस्ट है, लेकिन दोनों केस अलग अलग हैं। यही मैंने समझाने की कोशिश की है यहां पर। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ जाएं, तब भी फाइनाइट आ जाएं, उसके बाद भी उसमें भी हम डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे, इसमें भी डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे। वन ऑफ द लिमिट इज इंफिनिटी, तब भी डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों लिमिट इंफिनिटी, तब भी डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट वर्ड का मीनिंग समझना है कि कहां पे बोलना है हमें, डज नॉट एग्जिस्ट। बट
डज नॉट एग्जिस्ट का मीनिंग मतलब वर्ड एक ही है लेकिन सब जगह उसका मीनिंग सेम नहीं है। आ गया समझ में? ठीक है, आगे इसका थ्योरी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। Thank you, sir. 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 Excuse